तो इस कहानी की शुरुआत होती है सोफिया नाम की एक लड़की से, जो कि एक ओशन रिसर्चर है और आज वो अपने हस्बैंड और टीम के साथ प्रशांत महासागर के अंदर जमे कचरे से समुद्री जीवन में होने वाली प्रॉब्लम्स पर रिसर्च कर रही थी, जिसके दौरान उसकी साथी ने उसे बताया कि उसे एक सिग्नल मिला है। और ये सुनते ही वो लोग समंदर के अंदर जाने की तैयारी करने लगे। उनमें से सोफिया और जेड शिप पर ही रुक गए और बाकी लोग समंदर के अंदर चले गए और सोफिया उन्हें मॉनिटर से गाइड करने लगी। अब जैसे ही क्रिस आगे बढ़ा तो उसे वहाँ ब्लू व्हेल का एक बच्चा मिला, जिसकी एक नेट में फंसने की वजह से मौत हो चुकी थी। पर हैरानी की बात यह थी कि उसका आधा शरीर गायब था और गौर से देखने पर उन्हें पता चला कि उस व्हेल पर किसी बहुत बड़े जानवर के दांतों के निशान थे। तभी सोफिया को पता चला कि वो सिग्नल लिथित नाम की एक शार्क पर लगे ट्रैकर से आ रहा है, जो कि उनकी ओर ही आ रही थी। पर इसी दौरान क्रिस के पास काफी सारी शार्क्स घूमने लगी, जिन्हें देखकर सोफिया ने उसे सावधान रहने के लिए कहा। लेकिन जब अचानक क्रिस के पास से लिथित गुजरी तो वो लोग उसे देखकर दंग रह गए। तब क्रिस ने सोफिया से पूछा, क्या ये वही शार्क है? मगर सोफिया ने हैरानी से कहा कि यहाँ तो लिथित को होना चाहिए था और अभी 3 महीने पहले ही तो वो बस 2 आई मीटर की थी। पर जैसे ही क्रिस की नजर उस शार्क पर लगे ट्रैकर पर पड़ी तो वो लोग समझ गए कि ये लिथित ही है, जो कि अब 10 मीटर लंबी हो चुकी थी। तब लिथित का साइज देखकर क्रिस ने सोचा कि उसे जल्दी से पानी से बाहर निकल जाना चाहिए। पर सोफिया उसे लिथित का सैंपल लेने के लिए कहने लगी, क्योंकि उसे जानना था कि ये इतनी जल्दी इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो गई। और जब क्रिस ने उसका सैंपल लेने के लिए उसे इंजेक्ट किया तो लिथित वहां से भाग गई। पर उन्हें जितना सैंपल चाहिए था उन्हें मिल चुका था, इसलिए क्रिस और उसकी टीम समंदर से बाहर आने लगे। पर तभी लिथित बहुत तेजी से उनकी ओर वापस आई और उन पर हमला करने लगी और उसने एक एक करके उन सबको मार डाला। तब ये सब देखकर सोफिया उन्हें बचाने के लिए जल्दी से पानी में कूदी। पर जब वो समंदर में थोड़ा अंदर गई तो उसे वहाँ क्रिस का कटा हुआ हाथ मिला, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गई और लिथित से बचने के लिए ऊपर बोट पर जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो पानी से बाहर आ पाती तभी लिथित उसके सामने आकर उस पर हमला करने लगी। सोफिया ने खुद को उसके हमले से तो बचा लिया, लेकिन वो लिथित के साथ एक नेट में फंसकर समंदर की गहराई में जाने लगी, जहां पानी के बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से उसके कानों से खून आने लगा। पर फिर भी उसने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और उस नेट को काटकर ऊपर आने में कामयाब हो गई। तो अब यहाँ से कहानी 3 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पेरिस किसन नदी के अंदर 2 लड़के कुछ ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वहाँ से उन्हें कुछ ना कुछ कीमती जरूर मिलेगा। लेकिन तभी अचानक उनकी मैग्नेट काफी भारी हो गई, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे बाहर निकाला। मगर जब उन्होंने उस सामान को देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि इस नदी के अंदर से उन्हें एक मिसाइल मिली थी, जिसे देखकर वो लोग डर गए और उन्होंने बिना किसी देरी के पुलिस को बुला लिया। जिसके बाद पुलिस वहां आकर छानबीन करने लगी और उनमें से आदिल नाम के एक ऑफिसर ने रिपोर्टर्स को बताया कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तक इस नदी से 100 से भी ज्यादा मिसाइल्स और बॉम्ब मिल चुके हैं। तब उस रिपोर्टर ने आदिल से पूछा कि इतने सारे बॉम्ब पेरिस में कैसे आए? तो आदिल ने कहा, ये बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 के हैं, जो पानी में बहकर यहाँ आ गए। पर इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारे बम और मिसाइल खराब हो चुके हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोफिया पर, जिसने शार्क्स पर रिसर्च करना छोड़ दिया था और अब वो बच्चों को समुद्री जीवन के बारे में जानकारी देती है। अब वो बच्चों को समुद्री जीवन की महत्ता समझा ही रही थी कि तभी वहाँ मौजूद एक शरारती बच्चे ने उसे ताना मारा कि यही सब करते हुए आपकी पूरी टीम खत्म हो गई थी और फिर भी आप हमें ज्ञान दे रही है। जिसे सुनकर सोफिया भावुक होकर बाहर आई और अपने घर जाने लगी। लेकिन तभी वहाँ मीका नाम की एक लड़की ने उसे रोका। पर जैसे ही सोफिया उसे इग्नोर करके जाने लगी तो मीका ने बीकन 7 का नाम ले लिया और इस नाम को सुनकर सोफिया हैरान हो गई, क्योंकि ये उसी ट्रैकर का नाम था जिसे उसने लिलित पर लगाया था। जिसके बाद मीका उसे अपने साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन में ले आई, जहाँ वो शार्क्स पर रिसर्च किया करती थी। और मीका ने उसे बताया कि सोफिया इन लोगों की रोल मॉडल है और उसी की रिसर्च से वो लोग इतना कुछ कर पाए हैं। इसके बाद मीका ने उसे लिथित की लोकेशन दिखाई, जो अभी सन नदी में आ गई थी। मगर सोफिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से लिथित फ्रेश वाटर के अंदर जिंदा नहीं रह सकती। जिस पर मीका उससे कहती है कि शायद क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लिथित यहाँ आ गई होगी और अब हमें उसे समंदर में वापस भेजना होगा, नहीं तो ये सन नदी के फ्रेश वाटर में मारी जाएगी। और इस काम के लिए उसने सोफिया को उसका साथ देने के लिए कहा, मगर सोफिया उसका साथ देने से मना करके अपने घर चली गई। अब घर आकर वो अपने लैपटॉप पर उन आखिरी वीडियोस को देखने लगी जब उसकी टीम पर लिथित ने हमला किया था, जिन्हें देखकर वो काफी इमोशन हो गई। पर इसके बाद जैसे ही उसने लिथित की लोकेशन देखी तो वो हैरान रह गई, क्योंकि लिथित सच में सन नदी में आ चुकी थी और अब लिथित पेरिस के लोगों के लिए खतरा बन गई है।
इसलिए सोफिया ने उसे पकड़ने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर मीका और बेन लिथित की लोकेशन को ट्रैक करके सैन नदी के अंदर पहुंच गए, जहां मीका ने जब पानी के अंदर ड्राइव की तो उसे वहां हाल ही में क्रैश हुई एक कार मिली, जिस पर किसी बहुत बड़े जानवर के दांतों के निशान थे। वहीं ऊपर बेन ने देखा कि वहां पुलिस आ गई थी, इसलिए वो मीका की रस्सी खींचने लगी, लेकिन मीका ने उस रस्सी को डी अटैच कर दिया, मगर पुलिस के डर से बन वहां से बोट लेकर भाग गई। और थोड़ी देर बाद ऊपर आने की वजह से मीका पुलिस के हाथ लग गई और पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगी। दूसरी ओर सोफिया लिथित को ट्रैक करते हुए उस जगह पहुंच गई जहां पुलिस मीका को पकड़ कर ले जा रही थी। तब आदिल बोट को लेकर इंच नाम की एक जगह गया, जहां उसका दोस्त एडवर्ड उसका इंतजार कर रहा था और आदिल उसको कुछ सामान देकर सीधा पुलिस स्टेशन की ओर निकल गया। वहीं सोफिया जब उस जगह पहुंची तो वहां उसे कोई नहीं मिला, लेकिन एडवर्ड का कुत्ता बार बार नदी की ओर देखकर भौंक रहा था। सोफिया को ये सब काफी अजीब लग रहा था, जैसे यहाँ कोई अनहोनी हुई हो, जिसके बाद वो अपने घर चली गई। अब अगली सुबह आदिल मीका से पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, तो मीका ने उसे बताया कि सन नदी में एक जानलेवा शार्क है, पर आदिल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। दूसरी ओर सोफिया जो लिथित को ट्रैक कर रही थी, अचानक उसे आदिल की कॉल आती है और वहाँ पहुँचने पर उसे पता चला कि आदिल को कॉल करने के लिए मीका ने कहा था। तभी आदिल ने नदी के किनारे मिली एडवर्ड की बॉडी को देखा, जिसका आधा शरीर गायब था, और वो सोफिया से पूछता है क्या इस पर शार्क ने हमला किया। तब थोड़ी देर देखने के बाद सोफिया ने इस बात को कंफर्म किया कि ये काम लित नहीं किया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आदिल के ऑफिस में, जहाँ आदिल ने मीका और सोफिया को पुलिस चीफ से मिलवाया। वहां सोफिया ने उन्हें बताया कि सैन नदी में एक खतरनाक शार्क है, लेकिन बाकियों की तरह पुलिस चीफ को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि एडवर्ड की मौत बोट के ब्लेड्स में फंसने की वजह से हुई है, और उसने आदिल को शार्क के होने का प्रूफ लाने के लिए कहा, जिसके बाद चीफ के आर्डर पर आदिल एक टीम बनाकर शार्क को कंफर्म करने के लिए जाने लगता है। आदिल सोफिया को भी अपने साथ ले चलता है, क्योंकि उसके पास लिथित की लोकेशन थी, जिसके बाद वो उस लोकेशन की ओर बढ़ने लगते हैं और वहीं मीका भी उनका पीछा कर रही थी। उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद आदिल ने अपनी टीम को नदी में उतार दिया और सोफिया और आदिल उन्हें ऊपर से गाइड करने लगे। दूसरी ओर मीका ने सोचा कि ये लोगों की जान बचाने के लिए उस शार्क को पकड़कर मार देंगे, इसलिए उसने जल्दी से अपनी दोस्त बन को कॉल करके ट्रैकर को डिस्कनेक्ट करने को कहा, जिस पर बन का कहना था कि अगर उन्होंने ट्रैकर को डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसे दोबारा कनेक्ट करना नामुमकिन होगा। लेकिन फिर भी मीका के बार बार कहने पर बन ने उस ट्रैकर को डिस्कनेक्ट कर दिया, और जब पुलिस की टीम उस लोकेशन पर पहुंची तो अचानक उन्हें शार्क का सिग्नल मिलना बंद हो गया, और सोफिया को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिग्नल कैसे बंद हो गया। पर तभी उन्हें पानी में किसी बहुत बड़े जीव के होने का एहसास होने लगा, इसलिए आदिल फौरन अपनी टीम को ऊपर खींचने लगा और लिलिक के हमला करने से पहले ही वो लोग बोर्ड पर वापस आ गए। वो सभी इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि पानी में कुछ तो जरूर है। तभी उनमें से एक ऑफिसर ने आदिल को सोनार डिवाइस चेक करने के लिए कहा, और जब आदिल ने सोनार को चेक किया तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि सोनार के मुताबिक एक 20 मीटर लंबी शाख उस नदी में घूम रही थी। तब आदिल को सोफिया पर शक हुआ कि उसने ही ट्रैकर को बंद किया होगा, इसलिए वो सोफिया को धक्का मारकर वहाँ से भगा देता है। अब इस सब के बाद सोफिया मीका के ऑफिस गई और उस ट्रैकर को बंद करने के लिए उस पर गुस्सा करने लगी, जिस पर मीका उससे कहती है कि तुम तो उस शार्क को मारना चाहती हो। पर सोफिया ने कहा कि वो शार्क किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानती। 3 साल पहले मैंने भी कोशिश की थी, पर उस वक्त क्या हुआ था ये तुम्हें अच्छे से पता है। तो मीका उससे कहती है कि उसमें भी आपकी ही गलती थी, क्योंकि आपको उस शार्क के पास नहीं जाना चाहिए था। और ये सुनकर सोफिया उससे नाराज होकर वहाँ से चली गई। अब इस सब के बाद मीका लिथित को बचाने का एक प्लान बनाने लगी, और तभी उसे एक आइडिया आया। उसने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें वो अपने ही जैसे समाज सेवी लोगों से लिथित को बचाने की रिक्वेस्ट करती है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पुलिस लिथित को मार देगी। इस काम के लिए उसने उन लोगों को एक जगह पर आने के लिए कहा और इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। दूसरी ओर आदिल पुलिस चीफ को समझाता है कि हमें उस नदी को पब्लिक के लिए बंद करना होगा, जिस पर चीफ उसे कहती है कि 1 हफ्ते बाद यहाँ 3 एथलॉन नाम का इवेंट होने वाला है, इसलिए मेयर इसके लिए तैयार नहीं होगी, पर फिर भी हम कल उनसे बात करने चलेंगे। जिसके बाद आदिल अपने घर आकर सोफिया की वीडियोस देखने लगा। उन वीडियो से उसे सोफिया की टीम और उसके हस्बैंड के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला, और ये देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसलिए अगले दिन आदिल ने सोफिया के एक्वेरियम में जाकर उससे माफी मांगी, और उसने सोफिया को मेयर के साथ होने वाली मीटिंग में साथ चलने के लिए कहा, और सोफिया भी
उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद वो लोग मेयर के ऑफिस चले गए, जहाँ पुलिस चीफ ने मेयर को बताया कि सैन नदी में एक खतरनाक शार्क है। लेकिन मेयर उसकी बात को ज्यादा सीरियस न लेते हुए कहती है कि कुछ ही दिनों में यहाँ ट्रायथलॉन की चैंपियनशिप होगी और दुनिया भर से रिपोर्टर्स इस इवेंट को कवर करने आएंगे। इसमें हजारों से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया होगा, इसलिए मैं इस इवेंट को बिल्कुल नहीं रोकूंगी, क्योंकि इस इवेंट का बजट बिलियंस में है। जिसके बाद वो उन्हें कुछ भी करके इस शार्क को सन नदी से निकालने के लिए कहती है, जिसके लिए आदिल सोफिया से उसका प्लान पूछता है। तो सोफिया ने उसे बताया कि हम शार्क को ट्रैप करने के बाद उसे बेहोश करके यहाँ से निकालकर समंदर में छोड़ आएंगे। और ये सुनते ही सब लोग जल्दी से अपने अपने काम पर लग गए। इसी बीच उनसे मिलने बेन वहाँ आई, जो कि काफी घबराई हुई थी। उसने सबको बताया कि मीका पागल हो गई है। वो दूसरे समाज सेवियों के साथ मिलकर लिथित को सोनार की मदद से समंदर में भेजना चाहती है। इसके साथ ही वो बताती है कि उसने दोबारा से उस ट्रैकर को एक्टिवेट करवा लिया है, जिससे उन्हें शार्क की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल चुका है और वो सब लोग आज ही उस जगह पर जमा होने वाले हैं। उस जगह का नाम कैटाकॉनम था, जो पेरिस का अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो पेरिस के बनने से भी पहले बनाया गया था। तब आदिल ने बन को वापस जाने के लिए कहा और उससे वादा किया कि वो उनकी मदद के लिए वहाँ जरूर आएंगे। और कुछ ही देर में वो लोग उस जगह पर पहुंच गए, मगर इससे आगे का रास्ता काफी छोटा था, इसलिए वो लोग पैदल ही पानी में चलकर वहां जाने लगे। वही दूसरी ओर मीका बाकी समाज सेवियों के साथ पहले ही वहां पर पहुंच गई थी, जिसके बाद वो पानी में सोनार लेकर उतर गई। उसे उम्मीद थी कि सोनार की मदद से लिथित समंदर में वापस चली जाएगी। तभी आदिल वहां पहुंचकर सबको उस जगह से निकलने के लिए कहने लगा, जबकि मीका अब भी पानी में ही थी। तभी लिथ मीका के पास आई, जो अब पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, और उसे देखकर सब लोग डरने लगे। इसी दौरान लिथित का एक बच्चा मीका के पास आया और मीका उसे प्यार से छूने लगी, लेकिन सोफिया ने उसे ऐसा करने से मना किया क्योंकि लिथित इससे घबरा जाएगी। मगर मीका ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी लिथ गुस्से में पानी के अंदर चली गई और ये देखकर आदिल मीका को बचाने के लिए खुद भी पानी के अंदर कूद गया। पर इससे पहले कि आदिल उसे बचा पाता, लिथ ने मीका पर हमला करके उसे मार दिया। और ये देखकर डर के मारे लोगों में भगदड़ मच गई। भले ही पुलिस ऑफिसर कुछ लोगों की जान बचाने में कामयाब हो गए थे, पर फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऑफिसर्स भी शार्क का शिकार बन गए। और इसी बीच बेन को भी एक शार्क ने मार दिया। वही आदिल ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए शार्क पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे शार्क वहां से भागने लगी। तब बाकी बचे लोगों को वो लोग हॉस्पिटल ले गए और वहां उनका इलाज करवाया गया। लेकिन इतने सारे लोगों को मरता हुआ देखकर सोफिया सदमे में चली गई थी। तब आदिल उसके पास आकर उसे समझाता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि तुम तो उनकी मदद करना चाहती थी। इसी बीच उनके पास एक ऑफिसर आकर आदिल को कुछ बताता है, जिसे सुनकर वो लोग उस जगह वापस गए जहां उन्हें एक बेबी शार्क मिली, जो आदिल की फायरिंग की वजह से मर चुकी थी। जिसके बाद उस बेबी शार्क को वो लोग लैब लेकर आ गए, जहाँ सोफिया उस पर रिसर्च करने लगी, जिसमें उसे पता चला कि शार्क ने खुद को फ्रेश वाटर में रहने के काबिल बना लिया है। अब इसके बाद जब वो उसका पेट काटती है तो उसमें से कई सारे शार्क के बच्चे निकलते हैं, जिसे देखकर सोफिया दंग रह जाती है, क्योंकि ये शार्क बस 2 महीने की थी। इसके बाद सोफिया को पता चला कि शार्कक्स पार्थनोजेनेसिस तरीके से बच्चे पैदा कर रही है, जिसमें प्रोड्यूस के लिए इन्हें मेल पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। सोफिया आदिल को बताती है कि लिथित शार्क्स की एक बिल्कुल नई नस्ल बन गई है और वो तेजी से अपनी तादाद को बढ़ा रही है, और अगर हमने उसे खत्म नहीं किया तो वो एक दिन हम सबको मिटा देगी। और ये सुनकर आदिल शॉक हो जाता है। अब अगले सीन में सोफिया ने ये सारा किस्सा मेयर और प्रेसिडेंट को बताया और जल्दी से इस इवेंट को कैंसिल करने के लिए कहा, लेकिन मेयर ऐसा करने को तैयार नहीं हुई। वो उल्टा लोगों की मौत का जिम्मेदार सोफिया को बताने लगी और इस बात पर सोफिया भड़क गई और मेयर पर चिल्लाने लगी। तो गुस्से में मेयर ने उसे वहाँ से निकाल दिया। इसके बाद मेयर आदिल से कहती है कि अब सारा मामला आर्मी संभालेगी, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। पर इसके बावजूद आदिल और सोफिया ने एक प्लान बनाया। आदिल अपनी टीम से मदद मांगता है कि हमें अपने शहर को बचाने के लिए सभी शार्कक्स को खत्म करना होगा, जिस पर उसकी टीम उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। पर उस इवेंट के शुरू होने में अब बस कुछ घंटे ही बचे थे। आदिल का प्लान ये था कि वो लोग कैटाकॉम को बम लगाकर उड़ा देंगे, जिससे वहां पर मौजूद सारी शार्क्स मारी जाएंगी। जिसके लिए आदिल अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। उनमें से एक टीम बॉम्ब लेकर अंदर जाएगी और दूसरी टीम बोट पर उनका इंतजार करेगी, क्योंकि उन बॉम्ब्स के एक्टिवेट होने के बाद उनके पास 3 मिनट का ही टाइम होगा। जिसके बाद वो लोग तैयार होकर इस मिशन के लिए निकल गए। दूसरी ओर वो इवेंट भी अब शुरू होने वाला था और आर्मी ने वहाँ कमांड संभाली थी। तभी वहाँ मेयर आकर वहाँ मौजूद लोगों को मोटिवेट करने लगी और फिर
मेयर के इशारे पर सभी लोग पानी में कूद पड़ते हैं। दूसरी ओर आदिल और उसकी टीम कैटाकॉम्ब पहुंच चुके थे, जहां लिथित ने अपना ब्रीडिंग प्लेस बनाया हुआ था। शार्कक से बचने के लिए सोफिया के पास एक मशीन थी, जिससे शार्क्स उनके पास नहीं आती। तब सोफिया को वहाँ कुछ अजीब लगता है, क्योंकि लिथित वहाँ नहीं थी। पर इस बात को इग्नोर करके ये लोग 2 जगह पर बॉम्ब लगा देते हैं और अब इनके पास बॉम्ब से बचने के लिए सिर्फ 3 मिनट ही थे। तभी एक ऑफिसर पर एक शार्क हमला कर देती है और बाकी शार्क्स ने भी मिलकर उसके टुकड़े कर दिए, जिसे देखकर बाकी के टीम मेंबर्स एक साथ जमा हो गए उन शार्क्स को देखने के लिए। जब आदिल ने फ्लेयर जलाई तो वो लोग उनकी तादाद देखकर हैरान रह गए, क्योंकि शार्कक्स की तादाद हजारों में थी। और एक दिक्कत वाली बात ये थी कि शार्क ने जिस ऑफिसर पर अटैक किया था, बॉम्ब का ट्रिगर डिवाइस उसी के पास था। तब एक ऑफिसर उस डिवाइस को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे उठाकर जल्दी से बटन दबा देता है, पर उसके वापस आने से पहले ही शार्क्स ने उस पर हमला करके उसके टुकड़े कर दिए। अब कुछ ही सेकंड्स में बॉम्ब फटने वाले थे, तो सोफिया आदिल को पकड़कर वहां से निकालने लगी, जिसके दौरान वहां एक ब्लास्ट हो गया और आदिल काफी घायल हो गया। पर सोफिया किसी तरह आदिल को लेकर सेफली बाहर आ गई, जिसके बाद सोफिया आदिल को बोट पर चढ़ाकर खुद वापस चेक करने गई कि ब्लास्ट में कोई जिंदा बचा है या नहीं। मगर सोफिया जैसे ही वहां पहुंची तो उस जगह को चीरते हुए लिथित बाहर आ गई, जिसे देखकर सोफिया बहुत ज्यादा डर गई। लिथित अपने बच्चों की मौत की वजह से काफी गुस्से में थी, इसलिए लिथित ने टीम मेंबर्स की बोट पर हमला करके उसे पलट दिया। वही सोफिया उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, पर तब तक लिथित उन 2 टीम मेंबर्स को अपना शिकार बना चुकी थी। पर सोफिया ने आदिल को लेकर पलटी हुई बोट पर आकर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद लिलित सेफ्टी नेट को तोड़कर स्विमर्स की ओर बढ़ने लगी और उसने एक एक करके उन स्विमर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। तब ये देखकर सभी स्विमर्स रुक गए, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। मगर तभी लिथित ने एक स्विमर पर हमला कर दिया, जिससे नदी का पानी लाल हो गया और ये सब देखकर बाकी लोग डर गए और वहां भगदड़ मच गई। तब सिचुएशन को देखकर आर्मी कमांडर फौरन वहां पहुंचा और लिथित पर गोलियां बरसाने लगा। मगर ये देखकर आदिल उन्हें फायरिंग करने से मना करता है, क्योंकि उस नदी में पड़े हुए वर्ल्ड वॉर 2 के काफी सारे बॉम्ब और मिसाइल्स अब भी एक्टिव थे। लेकिन आर्मी कमांडर ने उसकी एक नहीं सुनी और वो लगातार लिथित पर फायरिंग करता रहा, जिससे लिथित वहां से भाग गई। इसी बीच गोली लगने की वजह से बॉम्ब शेल ऊपर उठ जाते हैं और एक शेल वापस नीचे आकर एक्टिव होकर फट जाता है, जिससे सब लोग काफी डर गए और उस ब्लास्ट की वजह से बाकी बॉम्ब्स भी ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे। इन धमाकों की वजह से नदी में सुनामी आ गई और सब लोग इसकी चपेट में आ गए और देखते ही देखते पूरा पेरिस पानी में डूब गया। जिसके कुछ घंटों के बाद सोफिया को आदिल बहुत बुरी हालत में मिला, तो वो उसे लेकर एक बिल्डिंग के टॉप पर आ गई, जहां आदिल को अब होश आ गया था। और तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पास हजारों बेबी शार्कक्स घूम रही थी और वही उन्हें लिलित भी दिखाई दी, जिससे सोफिया और आदिल समझ जाते हैं कि उसने और भी कई जगहों को अपना ब्रीडिंग प्लेस बनाया हुआ था। इस वक्त पूरा पेरिस पानी में डूबा हुआ था और पानी में शार्क्स घूम रही थी। और इसी मिस्ट्री के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं अब आपसे मिलूंगा